अध्याय 16 दक्षिण भारत की एक झलक। सन 1953 ईशून्य में प्रथम बार मुझे त्रावणकोर जाते समय आंध्र, तमिलनाडु और केरल की एक झलक देखने को मिली। ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस शाम को नागपुर आती है, रात भर मध्य प्रदेश तथा हैदराबाद की सीमा में दौड़ती रहती है और सवेरे बेजवाड़ा पहुंचाती है, जो आंध्र का एक प्रमुख नगर है। यहीं से मुझे ऐसे लगा कि मानो किसी नई दुनिया में प्रवेश हो रहा है। समुद्र की लहरों को छू छू कर वायु बहने लगती है और हृदय में एक अजीब उल्लास हिलोरे लेने लगता है। कृष्णा नदी के भी यहाँ दर्शन होते हैं, जिसकी धार्मिक पवित्रता विश्रुत है। आंध्र की स्त्रियां खुली साड़ी धारण करती है, पुरुष भी लुंगी नहीं पहनता, उत्तरवासी की तरह धोती ही पहनता है और पीछे लांग का छोर झंडी की तरह लहराता दिखाई देता है। वर्ण प्राय गौर होता है। लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं, जिसमें लगभग 70% शब्द संस्कृत के होते हैं। आंध्र में हिंदी की तुलसीकृत रामायण का बड़ा प्रचार है। एक मेरे सहयात्री ने प्रातः उठते ही उसका पाठ प्रारंभ कर दिया। उन्हीं से ज्ञात हुआ कि 18वीं शताब्दी में होने वाले वहाँ के प्रसिद्ध भक्त कवि त्यागराज ने भी तुलसी का अनुकरण किया है और उनके ऋण को अपनी कृति में स्वीकार किया है। प्रातः लोग चाय के बजाय कॉफी की अधिक मांग करते हैं और साथ में भाप से बनी हुई चावल की इडली का नाश्ता करते हैं। स्त्रियों में फूलों का अधिक चाव है। प्रायः उनके केश उनकी मालाओं से सुरभित होने लगते हैं। स्टेशनों पर वेणीमाला खूब बिकती है। सामान्यतः स्त्री का प्रसाधन श्रृंगारकाल संध्या है, पर यहाँ प्रातः से ही केश सज्जा का उपक्रम होने लगता है। आंध्र में काजू और केले के अतिरिक्त धान की उपज अधिक होती है। कुओं में पानी इतना ऊंचा होता है कि किसान उसमें उतरकर पानी भर लेता है। यद्यपि वो बड़ा संपन्न भाग कहा जाता है, तो भी गाड़ी के डिब्बों में भिखारियों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ के भिखारी बच्चे भी चतुर होते हैं। हिंदी भाषियों को पहचानकर हिंदी फिल्मों में गाने गाकर हाथ फैलाते हैं। संसार प्रेम सुधा नवजीवन सार संसार, ये गीत एक बच्चे ने बड़ी तन्मयता से गाया। आंध्र के स्त्री पुरुषों में अधिक भावुकता पाई जाती है। तमिलनाडु के निवासी को अपना नाडु, राष्ट्र, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति सर्वोपरि जान पड़ती है। फिर भी वह समय की आवश्यकता के अनुरूप अपने को ढालने में कभी नहीं पिछड़ता। अपनी बात को बड़ी चतुराई से साध लेता है। हाँ, तो हमारी गाड़ी दोपहर भर आंध्र की सीमा में दौड़ती रही गुंडूर के निकट तमिलनाडु में उसका प्रवेश हुआ। ये भाग तमिल भाषा भाषी है। यहाँ पुरुषों की पोशाक में लुंगी, कुर्ता और आज की बुशर्ट के दर्शन होते हैं और रंग में श्यामता बढ़ने लगती है। स्त्रियों में विशेष अंतर नहीं है, पर उन्हें हरा रंग खूब भाता है। उत्तर भारत में भी जब तमिल घर बनाता है तो उसकी खिड़की दरवाजों को हरे रंग से रंगना नहीं भूलता। उसकी आंखें हरियाली देखने की लोभी हैं। यही कारण है कि उसकी गृहिणी हरा परिधान धारण करती है। हरे रंग के बाद लाल रंग को तरजीह दी जाती है। तमिल और आंध्र के भोजन में विशेष अंतर नहीं है। केले के पत्ते पर भात का ढेर, रसम, दाल, तरकारी, दही, चटनी, मोर, तक्र परोसा जाता है और खाने वाला बड़ी शीघ्रता से भात में सब कुछ सानकर उसके लंबे लंबे पिंड बनाकर गटकता जाता है। स्टेशनों के आहार गृहों में भी धरती पर केला पत्रों को बिछाकर पंक्ति की पंक्ति भोजन करने बैठ जाती है। अय्यर, ब्राह्मण प्राय निरामिष भोजी होता है और ब्राह्मणेतर को आमिष से परहेज नहीं है। उसका भी मुख्य आहार भात ही है। भात को डोसा और उपमा, चटनी और दही के साथ बड़े प्रेम से खाया जाता है। पानी पीते समय दक्षिण भारतीय पात्र को होठों से नहीं लगाते, ऊपर मुँह कर पानी गले के नीचे गटक जाते हैं। पर महाराष्ट्र में एक ही पात्र में मुँह लगाकर कई व्यक्ति पानी पीते रहते हैं। उत्तरवासियों को महाराष्ट्रियों की एक ही पात्र में बिना उसे माजे पानी पीते रहने की प्रथा अटूटी लगती है। उत्तर भारत की दुकानों पर मिट्टी के पूर्वों या कुल्हड़ों की प्रथा होने से पेय में आरोग्य की दृष्टि से स्वच्छता रहती है। व्यक्ति कुल्हड़ में पानी, दूध, लस्सी पीता और उसे फेंक देता है।
सुदूर दक्षिण में उत्तर भारत के समान तरह तरह की मिठाइयों की दुकानें नहीं हैं। बड़े बड़े नगरों में उत्तर भारत के एक दो हलवाई थोड़ी बहुत मिठाई बनाते हैं। चटपटी, खारी, खट्टी चीजें दक्षिण भारतीयों को बहुत प्रिय है। घी की अपेक्षा नारियल के तेल का इस्तेमाल अधिक होता है, परंतु वहाँ के होटलों में एक बात ये देखी गई है कि जब वे भात पर घी डालते हैं तो वो हमारे राज्यों की तरह वनस्पति मिश्रित नहीं होता, शुद्ध घी ही होता है। होटल वालों की ये ईमानदारी प्रशंसनीय है। मैंने चेन्नई, मदुराई, त्रिचिनापल्ली, रामेश्वरम आदि स्थानों के होटलों में भोजन किया और मुझे हर जगह शुद्ध ताजे घी का ही स्वाद मिला। दूध के संबंध में भी यहाँ के दुकानदार बड़े स्पष्टवादी है। इलाहाबाद के स्टेशन पर शुद्ध दूध कहकर विक्रेता 90% दूध में 10% पानी देते हैं और दक्षिण के स्टेशनों पर आपकी आँखों के सामने पाल दूध में वल्लम पानी मिलाकर देंगे और कहेंगे शुद्ध दूध हम नहीं बेचते, हम कॉफी का दूध रखते हैं। इस व्यावसायिक ईमानदारी ने मुझे बड़ा प्रभावित किया। तमिलनाडु को लांघकर जब मैंने केरल में प्रवेश किया तो सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखने की लोकोक्ति का स्मरण हो आया। केरल का चप्पा चप्पा जमीन आबाद है, हरा भरा है, इसलिए आबादी इतनी घनी है कि वहाँ पैदा होने वाले लोगों को 2-2, 3-3 फसलें भी काफी नहीं हैं। गरीब जंगल से एक कंद उखाड़ लाते हैं और उसे भूनकर तथा उबालकर खाते हैं। उसके साथ मछली मिला लेने से पूरा आहार हो जाता है। केरल का आहार भी आंध्र और तमिल प्रांतों के सदृश ही है। नारियल का देश होने से लोग उसका विभिन्न रूप में उपयोग करते हैं। उसका पानी भी पीते हैं। गर्मी के दिनों में जगह जगह ये पानी बिकता है, इससे गर्मी शांत होती है। उत्तर केरल के ग्रामों में भी एक बार जाने का अवसर आया। वहाँ भोजन के अंत में जीरे से उबाला हुआ गुनगुना पानी पीने के काम में लाया जाता है। उत्तर भारत में तो भोजन पचाने के लिए जीरेनमक का पानी हांडी में भरकर दुकानों और ठेलों पर गलीगली बिकता है, पर वहाँ जीरा पानी घरू आहार का एक अंग है। त्रावणकोर, केरल में प्रवेश करते ही स्त्रियों की पोशाक में अंतर दिखाई देने लगता है। यहाँ वे महाश्वेता की छवि धारण कर लेती है। उन्हें तमिल स्त्री के समान हरा लाल रंग पसंद नहीं, वे उजले रंग के वस्त्र पहनती है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं कि इस लेख में पोशाक आदि की चर्चा नगर और ग्राम के सामूहिक जीवन को लक्ष्य करके की जा रही है। यूँ आज महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल राज्यों का ही नहीं, समस्त देश की शहरी स्त्रियों की वेशभूषा प्राय समान ही होती जा रही है। ये हिंदी चित्रपटों का प्रभाव जान पड़ता है। आधुनिक महाराष्ट्र की नारी स्वच्छ साड़ी पहनना पसंद करती है। तमिलनाडु और केरल की नारी भी उसी तरह साड़ी पहनती है, जिसका एक छोर दक्षिण कंधे से होता हुआ पीछे एड़ी से छूता हुआ झूलता है। उसका सिर सदा खुला रहने का रिवाज धीरे धीरे उत्तर के शिक्षित घरों में भी बढ़ रहा है। वेशभूषा में नारी भारतीय एकता का प्रतीक बनती जा रही है। त्रावणकोर कोचीन में शिक्षा का प्रसार अधिक होने से जनता के रहन सहन का स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा है। गरीबों के घर भी, जो अधिकतर नारियल के विभिन्न अवयवों से बनते हैं, बिल्कुल स्वच्छ रहते हैं। प्रत्येक छोटे से घर के आंगन में 10-5 नारियल, 2-4 केले, कटहल के पेड़ अवश्य दिखाई देंगे। उत्तर के गांव जहां चारों ओर पुरीश से घिरे रहते हैं, वहां केरल के गांव गलीगली स्वच्छ झलकते हैं। वहां अधिकांश गांव बिजली से जगमगाते हैं। पोस्ट ऑफिस, छोटा सा दवाखाना और स्कूल के बिना तो गांव बसते ही नहीं। 2-4 गांवों के मध्य एक हाई स्कूल, 20-25 गांव के बीच एक कॉलेज होना आवश्यक समझा जाता है। वहाँ हिंदी का इतना अधिक प्रचार है कि गांव-गांव में उसे बोलने समझने वाले स्त्री पुरुष मिल जाते हैं। केरल में तो शिक्षित परिवार में जहाँ कन्या को संगीत और चित्रकारी व नृत्य आदि की शिक्षा दी जाती है, वहीं अब हिंदी भी पढ़ाई जाती है। बिना हिंदी सीखे वो सुसंस्कृत नहीं समझी जाती। विवाह के समय पिता अपने भावी दामाद या भावी समधी से कहता है कि संगीत, चित्रकला के अलावा मेरी लड़की हिंदी भी जानती है। त्रावणकोर विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष इंटरमीडिएट में लगभग 6000 लड़के लड़कियां हिंदी लेकर परीक्षा में बैठते हैं।
परीक्षा के लिए हिंदी कई वर्षों से अनिवार्य बनी हुई है। दक्षिण में ब्राह्मणों की विवाह प्रणाली में उत्तर की तरह ही रूढ़िवादिता है, पर ब्राह्मणेतर जातियों में सरलीकरण हो गया है। वरकन्या किसी पंडित द्वारा शोधे हुए दिन को अपने अपने रिश्तेदारों एवं मित्र मंडली के साथ मंदिर में चले जाते हैं। एक दूसरे के गले में फूलों की माला डाल दी जाती है, हाथ में अंगूठी पहना दी जाती है और दीपक की 2-3 बार भावर डाल दी जाती है। बस विवाह हो जाता है। होम और सप्तपदी, जो विवाह की वैध रस्म मानी जाती है, अब ब्राह्मणों में गायब है। पहले नंबूदरी ब्राह्मणों के ज्येष्ठ पुत्र का नायर कन्या से विवाह होने का चलन था, वर अब नायर और ब्राह्मण अपनी अपनी जाति में ही विवाह करने लगे हैं। त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी की यात्रा बड़ी रोचक है। त्रिवेंद्रम के बाजारों में आपको बहुत से स्त्री पुरुष नंगे पैर चलते दिखाई देते हैं। इसका कारण है कि यहाँ 12 महीने बूंदाबांदी होती रहती है, इसीलिए कीचड़ से बचने के लिए प्राकृतिक ढंग से ही नंगे पैर चलते हैं। विश्वविद्यालय के कार्य से निवृत्त होकर सबसे पहले मैंने समुद्र दर्शन करने की इच्छा की। प्राध्यापक चंद्रहासन और विलायुधन के साथ हम हवाई अड्डे को छूते हुए समुद्र तट पर गए। वहाँ समुद्र बड़ा उग्र है, खूब आवाज करता है। सामने दूर से ही लहरें छोटी छोटी किश्तियों के समान हिलती डुलती चली आ रही है, एक के बाद एक ऊपर उठती जा रही हैं, पहाड़ सा बना रही हैं। एक ही समय न जाने कितने पर्वत बन रहे हैं, मिट रहे हैं। लहरें दौड़ती हुई चली आ रही हैं। हमारे पैरों को छूकर वे न जाने कितनी दूर पीछे चली गईं। हम उनमें घिर गए। वे हमें बहाना चाहती है, पैर जमीन से उखाड़ना चाहती है। हम प्रयत्न कर उन्हें जमाए हुए हैं। बस क्षण भर में ही लहरें हमें छोड़कर भाग गईं। हमारे गीले पैर पानी से दूर हो गए। लगता है लहरें अब नहीं आएंगी। पर कुछ ही क्षणों में फिर टकराकर झोंका आया और हमारे पैरों पर बिखरकर हमें पुनः घेरकर पीछे और फिर तेजी से आगे दौड़ गईं। हम लहरें लेने में अभ्यस्त हो गए। पैर जमे रहते हैं। लहरें आती है, जाती है, अब भय नहीं लगता, आनंद आता है। कुछ फासले पर मछुए अपनी नौका लहरों में डाल रहे हैं। वह देखो, 2 मछुओं ने अपनी किश्ती लहरों में फेंक दी। वे भयंकर समुद्र में जाना चाहते हैं। लहरें किश्ती को बार बार ऊपर नीचे कर रही हैं। लगता है लोग अब डूबे। बड़े संघर्ष के बाद मछुए समुद्र की सतह पर नौका खेते दिखाई दिए। प्रकृति पर विजय पाकर ही मनुष्य दम लेता है। सामने बहुत से मछुओं की नावें समुद्र में तैर रही हैं। समुद्र जब कुपित होता है तब न जाने कितने मछुओं की वह समाधि बन जाता है। जब प्रातःकाल मछुआ घर से निकलता है, वह शाम को वापस लौटने की शपथ नहीं ले सकता। वह समुद्र के गर्भ में नियति की लहरों से खेलता है, जो उसके सिर पर मौत बनकर नाचती है। समुद्र दर्शन के पश्चात हम लोग उस अजायब घर में गए, जहाँ समुद्र की तरह तरह की मछलियों, सर्पों, केकड़ों आदि प्राणियों को सुरक्षित रखा गया है। कहा जाता है कि भारत में यह मत्स्य संग्रहालय अपने ढंग का एक ही है। यहाँ से हम अनंतशयनम का मंदिर देखने गए। मंदिर में सिला हुआ वस्त्र या जूता पहनकर जाना निषिद्ध है। महिलाओं की साड़ी सिला हुआ वस्त्र न होने के कारण वे मंदिर में प्रवेश कर सकती है। मंदिर में मूर्ति की विशालता दर्शनीय थी। वहाँ बड़ा भारी हॉल था, जहाँ पहले हजारों ब्राह्मण भोजन किया करते थे। त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी तक लगातार बस्ती होने से ऐसा जान पड़ता है मानो त्रिवेंद्रम ही 50 मील तक चला गया हो। इतनी घनी आबादी भारत के किसी भाग में नहीं है। मार्ग में गाड़ी पंचर हो जाने से हम एक निकटवर्ती कुएं पर गए, जहाँ तमिल स्त्रियां ताड़ की बनी हुई बाल्टी से पानी खींच रही थी। उन्होंने हमें प्यासा अनुमान कर स्वयं पानी पिलाया। उन्हें हम अजनबियों को देखकर कौतूहल होता था और हमें उनके नीचे तक लटके फटे कानों में सोने के कर्णफूल देखकर आश्चर्य होता था। ऐसा जान पड़ता था कि कान अब अधिक भार नहीं सह सकेंगे, फट ही पड़ेंगे। दक्षिण में मामूली स्त्रियां सोने के आभूषण पहनती हैं। संभ्रांत परिवारों की स्त्रियां हीरे, मोती, जवाहरात को काम में लाती है। सोना उनके लिए हल्की धातु है।
हम सूरज डूबने से पहले कन्याकुमारी पहुंच गए। समुद्र तीर पर भव्य दृश्य देखकर हम आनंदित हो गए। 3 समुद्रों का मिलन, हमारे सम्मुख हिंद महासागर, दाईं ओर अरब सागर और बाईं ओर बंगाल की खाड़ी का जल उछल-उछलकर तरंगित हो रहा था। बहुत से नरनारी समुद्र में सूर्यास्त देखने के लिए उत्सुक थे, पर बादल सूर्य को रह रहकर ढांप लेते थे। संसार में ये स्थान है जहाँ सूर्य समुद्र में डूबता है और समुद्र से ही उगता है। हम सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए अस्त दिशा की ओर आंखें गड़ाए रहे, पर बादलों ने सूर्य को अपने आंचल से मुक्त न किया। धीरे धीरे आकाश में चंद्र की रेखा चमकने लगी। बादल सूर्य को डुबोकर ही हटे। निराश लौटकर कन्याकुमारी के मंदिर में पार्वती के दर्शन के लिए गए। यहाँ भी उघाड़े बदन जाना पड़ता है। यहाँ की पार्वती के संबंध में एक कथा है। जब उनका शिव से परिणय होने वाला था, शिव जी की बारात वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। कुमारी पार्वती उनकी खोज में चली गयी, पर उनका पता न चला। सवेरा होने पर ज्ञात हुआ कि शिव जी शुचिंद्रम तक आ गए हैं, पर विवाह मुहूर्त रात में ही था। अतः पार्वती जी को उदास होकर अपने निवास स्थान लौट आना पड़ा और तभी से वे कन्याकुमारी कहलाकर इस मंदिर में वास करती है। मंदिर समुद्र के किनारे है, जहाँ समुद्र की शोभा अवर्ण्य है। रात को दूर से आते हुए जहाजों का प्रकाश समुद्र पर तैरता हुआ दीपक सा जान पड़ता है। कन्याकुमारी से लौटते हुए हमने शुचिंद्रम के भव्य मंदिर के दर्शन किए। इसका गोपुरम मंदिर द्वार काफी ऊंचा है। भीतर काले पत्थर की हनुमान जी की विशाल मूर्ति है। ये मुख्यतः शिव मंदिर है। शिव का सजीव नादिया भी दर्शनीय है। मंदिर के प्रस्तर स्तंभ की ये विशेषता है कि उसे हाथ से ठोकने पर धीमी सुरीली आवाज निकलती है, र ग म के समान। त्रिवेंद्रम, जिसे तिरुवनंतपुरम भी कहते हैं, रात को लौट आए। त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी के बीच की भूमि सुपारी, काजू, केला, नारियल, धान आदि से उर्वरा है। समय कम होने से मलयालम के कई साहित्यकारों से भेंट नहीं हो पाई, पर ये जानकर हर्ष हुआ कि मलयालम भाषा में तुलसीकृत रामायण का अनुवाद हो चुका है। मलयालम साहित्य में प्रगतिवाद की भी लहर है। दूसरे दिन विश्राम कर रात को मदुरा रवाना हो गए। हमारे मित्र प्रो शून्य चिदम्बरम ने वहाँ की हिंदी प्रचार सभा के कार्यकर्ताओं को हमारे आने की सूचना दे दी थी। त्रिवेंद्र में चंद्रहासन के अतिरिक्त श्री पी शून्य के शून्य केशवन नायर, कुमारी जोशुआ चिदम्बरम, भद्वाध्वज और एब्राहम ने हमारे लिए कष्ट उठाए, जिसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। मदुरा या मदुराई में श्री गुरुस्वामी और उनके सहयोगी श्री रतन सभापति ने हमें वहाँ के दर्शन स्थल दिखलाए, जिनमें मीनाक्षी मंदिर विशेष प्रसिद्ध है। ये बहुत विस्तीर्ण है, जो कई गोपुरमों से घिरा है। गोपुरम ऊंचा गुम्बद के समान द्वार है, जिसमें अनेक मूर्तियों में पौराणिक गाथाएं अंकित हैं। मंदिर के प्रत्येक खंभे पर हाथी के ऊपर सवार सिंह दिखलाया गया है। ये बड़ी सजीव मूर्तियां हैं। ये 1000 खंभों वाला बड़ा हॉल है, जहां हजारों नरनारी प्रसाद पा सकते हैं। मंदिरों में कुछ दक्षिणात्य संतों की प्रतिमाएं हैं, जो संख्या में कदाचित 63 है। मंदिरों में इनकी वाणियों का अध्ययन मनन होता रहता है। शाम को मदुरा में हिंदी प्रचार सभा में स्थानीय साहित्यकारों की गोष्ठी भी हुई, जिसमें तमिल साहित्य के विद्वानों ने भी भाग लिया। ज्ञात हुआ, तमिल के कवि कंबन की तुलना तुलसी के साथ हो सकती है। वहाँ से रामेश्वरम धनुषकोटी भी गए। धनुषकोटी से लंका थोड़े ही फासले पर रह जाती है। अग्निबोट आती जाती है, जहाँ तीर्थयात्री समुद्र की लहरों में स्नान करते हैं। रामेश्वरम में मंदिर तो विशाल है, पर स्वच्छता नहीं। कई तीर्थकूप है, जिनका पानी मीठा है। यहाँ भी हिंदी जानने वालों की कमी नहीं है। एक होटल के स्वामी तो धड़ाके के साथ हिंदी बोलते थे। वे कई भाषाओं के जानकार मालूम हुए। रामेश्वरम से लौटते हुए हम त्रिचिनापल्ली गए। वहाँ हमने तमिलनाडु हिंदी प्रचार सभा में श्री अवधनंदन जी का आतिथ्य ग्रहण किया। यहाँ सभा का हिंदी कार्य बहुत प्रगति पर है। त्रिचिनापल्ली के निकट ही श्रीरंगम का मंदिर दर्शनीय है। ये कावेरी नदी के द्वीप में बना हुआ है।
त्रिचिनापल्ली में सहस्रों सीढ़ियां चढ़ने के बाद ऊंचाई पर एक विशालकाय मंदिर है। यहाँ के नगर और नदी का दृश्य बड़ा सुंदर दिखाई देता है। यहाँ धरती शस्य श्यामला है। धान की साल में 3-3 फसलें होती हैं। ये तमिलनाडु का प्रमुख नगर है। यहाँ चर्चा में लोगों ने कहा, तमिल साहित्य बहुत प्राचीन है। उसकी धारा अखंड रूप से चली आ रही है। संस्कृत के संपर्क में आने से इसमें संस्कृत शब्द आ गए हैं। अवधनंदन जी तमिल भाषा साहित्य और संस्कृत का विस्तृत इतिहास लिख रहे हैं। इन्हीं से ज्ञात हुआ कि तमिल का जो व्याकरण ईसा की 4 शताब्दी पूर्व लिखा गया था, वो आज तक चल रहा है। तमिल का एक ही रूप सभी जगह बोला जाता है। इसकी उपभाषाएं नहीं हैं। त्रिचिनापल्ली से चेन्नई आए। यहाँ हमने हिंदी प्रचार सभा के संयुक्त मंत्री श्री रघुवरदयाल मिश्र के यहाँ एक दिन ठहरकर आतिथ्य प्राप्त किया। सभा में वेंकटाचलम शर्मा से, जो साहित्य विभाग में काम कर रहे हैं और दक्षिणी भाषाओं के अतिरिक्त हिंदी के अच्छे अध्ययनशील विद्वान भेंट हुई। इनके कई निबंधों से इनकी हिंदी साहित्य में गति का परिचय मिलता है। श्री सत्यनारायण जी की कार्यकुशलता, जो सभा में मंत्री हैं, सभा को दक्षिण में हिंदी की प्रमुख विद्यापीठ का रूप प्रदान कर रही है। यहाँ से हिंदी के कई सौ अध्यापक अध्यापिकाएं प्रतिवर्ष शिक्षा ग्रहण कर दक्षिण की अनेक शालाओं तथा विश्वविद्यालय के कॉलेजों में हिंदी अध्यापन कार्य कर रहे हैं। यहीं पर शास्त्री जी तथा सिद्धनाथ पंत के दर्शन हुए, जो सभा की विभिन्न प्रवृत्तियों में निस्वार्थ भाव से सहयोग दे रहे हैं। श्री रघुवरदयाल मिश्र तो श्री सत्यनारायण के दाहिने हाथ हैं। महात्मा जी ने जब चेन्नई में हिंदी प्रचार की नींव रखी, तब ऋषिकेश जी के साथ साथ रघुवरदयाल जी भी सभा में पहुँचे थे। तब से आज तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का अंग मानकर ये सभा में कार्य कर रहे हैं। मद्रास में मिश्र जी की गृहगोष्ठी में ही दिनकर जी से और रामानंद जी से भेंट हुई। दिनकर जी की मुक्त हंसी बड़ी मधुर लगी, उनकी कविता के समान ही। दक्षिण भारत में कई अहिंदी भाषा भाषी सज्जन हिंदी की बड़ी सेवा कर रहे हैं। तेनाली के श्री अरलूरी वैरागी चौधरी हिंदी में अच्छी कविताएं लिखते हैं। उनका पलायन कविता संग्रह के रूप में प्रकाशित हो चुका है। श्री ए शून्य रमेश चौधरी ने भगवान भला करे नामक कहानी संग्रह तथा 2 उपन्यास भी प्रकाशित किए हैं। इनकी कहानियाँ कला की दृष्टि से ऊंची होती है। स्वर्गीय रघुवरदयाल मिश्र ने बतलाया कि तंजौर पुस्तकालय में मणि प्रवाल शैली में लिखित बहुत पुराना हस्तलिखित ग्रंथ है, जिसमें अन्य भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रचनाएं हैं। तमिलनाडु सरकार की दक्षिण भारती अच्छी पत्रिका निकल रही थी, जिसके संपादक श्री रामानंद शर्मा थे। चेन्नई में अड्यार पुस्तकालय काफी संपन्न है। यहाँ का जग प्रसिद्ध वट वृक्ष दर्शनीय है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 200 फुट और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 205 फुट है। इनके नीचे एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी की अनेक महत्वपूर्ण सभाएं की है। सहस्त्रों दर्शकों का ये विश्राम स्थल बना हुआ है। चेन्नई का समुद्र तट बहुत सुंदर है। शाम को मेला सा लग जाता है। सैलानियों को रात के 8 बजे तक मद्रास के रेडियो स्टेशन का भोंपू कार्यक्रम सुनाता रहता है। जिन्होंने मुंबई की चौपाटी देखी होगी, उन्हें चेन्नई के समुद्र तट के दृश्य में जमीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ेगा। उधर पाश्चात्य तड़क भड़क और वैभव के नजारे हैं और उधर भारतीय सादगी रेत पर लौटती है।